हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे वहाबी मूवमेंट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि वहाबी मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ और देन हम समझेंगे कि इंडिया में वहाबी मूवमेंट कैसे आया। देखिए, अब्दुल वहाब ने वहाबी मूवमेंट को स्टार्ट करा था अरब वाले रीजन में। एग्जैक्टली हुआ क्या, कुछ लोग इस्लामिज़्म में, आपको पता ही है अरब वाले रीजन में मोस्टली लोग आज भी उस समय भी इस्लामिज़्म को ही मानते थे। और यहाँ पर कुछ लोग चाहते थे कि इस्लामिज़्म में चेंजेस हो, मतलब यहाँ पर हम मॉडर्न अप्रोच के साथ जुड़े। और इसी के एगेंस्ट में जाकर अब्दुल वहाब ने कहा, देखो, अगर आप इस्लामिज़्म को फॉलो कर रहे हो तो आपको वही इस्लामिज़्म फॉलो करना होगा जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समय में किया जाता था, और वही एक तरह से ट्रू वे है इस्लामिज़्म का। और इसी के एगेंस्ट यहाँ पर एक मूवमेंट छेड़ा गया। इसको सलाफिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है और वहाबी मूवमेंट भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से कंजर्वेटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग इस मूवमेंट को स्टार्ट करा गया था अब्दुल वहाब के द्वारा। जब इनकी डेथ होती है और डेथ होने के बाद इनके बहुत सारे फॉलोवर होते हैं, और वो इनकी जो टीचिंग्स होती है, मतलब एग्जैक्टली हमें उसी इस्लामिज्म को फॉलो करवाना है जिस इस्लामिज्म को हमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बताया था और उस समय फॉलो किया जाता था प्रॉफिट मोहम्मद साहब के समय में। अब जब इनके बहुत सारे फॉलोवर वहाबी मूवमेंट को चलाते हैं, वहाबी मूवमेंट को स्प्रेड करते हैं, तो अरब में आपको पता है इस्लामिज़्म की रिलीजियस साइट है मक्का, इसको कब्जा लेते हैं 1803 के आसपास, फिर इनको खदेड़ा जाता है वहाँ से। और इस्लामिज़्म की 3 इम्पोर्टेंट साइट हैं रिलीजियस पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे, मक्का, मदीना और जेरूसलम। वैसे जेरूसलम 3 रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट साइट है, पर चलिए उसके ऊपर हम फिर कभी आएँगे। अभी के लिए हम फोकस करते हैं वहाबी मूवमेंट पर। अब इंडिया में वहाबी मूवमेंट कैसे आया? देखिए, इंडिया में वहाबी मूवमेंट को लेकर आए थे शाह वलीउल्लाह। और इनकी अप्रोच क्या थी कि जो इस्लामिज़्म में लोग हैं, जो इस्लामिज़्म के फॉलोवर हैं, उनको ट्रू सेंस बताना। ये एग्ज़ैक्टली इस्लामिज़्म को आपको किस तरह से फ़ॉलो करना है। और हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस बुक है कुरान, उसको आप फ़ॉलो कीजिए। साथ-साथ जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की वॉइस है, हदीस, उसको फ़ॉलो कीजिए, और वही एक ट्रू सेंस है। यहाँ पर शाह वलीउल्लाह सिर्फ अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको ये बता रहे हैं, और इस्लामिज़्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं को ही टीचिंग्स दे रहे हैं। अब ये मूवमेंट एकदम से रिलीजियस कैसे हो जाता है, फिर पॉलिटिकल कैसे हो जाता है, उसको हम समझते हैं। देखिए, सैयद अहमद ये जाते हैं मक्का। हम मक्का विज़िट करने जाते हैं 1821 के आसपास। अब यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स को मिलते हैं, और जब स्कॉलर्स इनको बताते हैं कि एग्ज़ैक्टली वहाबी मूवमेंट क्या था, या फिर सलाफ़ी मूवमेंट क्या था, या इसको वालिउल्लाह मूवमेंट भी कहा जाता है, और साथ-साथ इसको तारीख़ मोहम्मदिया भी मूवमेंट कहा जाता है। तो ये एग्ज़ैक्टली क्या था, इनके बारे में जब बताते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, और ये यहाँ पर मानते हैं कि हमें वहाबी अप्रोच के साथ ही इस्लामिज़्म को फ़ॉलो करना चाहिए। और जब ये वापस आते हैं तो उसके बाद इसी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने फॉलोवर्स को कहते हैं कि राइट नाउ मैं क्या हूँ, एक इमाम हूँ, और मैं क्या हूँ, ट्रू सक्सेसर हूँ प्रॉफिट मोहम्मद साहब का। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो हदीस है, और मतलब जो वॉइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इस्लामिज्म को सेपरेट करना है, और एग्जैक्टली हमें यहाँ पर कुरान को ही फॉलो करते हुए चलना है। और अप्रोच क्या होगी, और धीरे-धीरे ये अप्रोच कैसे कंज़र्वेटिव होती गई, रूढ़वादी होती गई, उसको हम समझेंगे। देखिए, जब इन्होंने कहा कि देखो, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुइज़्म को मानते हैं, और क्रिश्चियन फॉलोवर भी थे। ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और यहाँ पर सिख फॉलोवर भी थे, और भी बहुत सारे रिलीजियस यहाँ पर लोग रहते थे, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड पारसीज़ भी यहाँ रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि देखो, हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो इस्लामिज़्म को नहीं मानते, उनको इस्लामिज़्म कबूल करवाना है। और एक तरह से आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर अगर हम, तो वो क्या है, एक तरह से काफ़िर्स है। मतलब इंडिया क्या है, एक तरह से लैंड ऑफ काफ़िर्स, और इसको कहा जाता था दारुल हरब। ये वर्ड याद रखना इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएँगे तो डेफिनिटली ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इंडिया क्या है, दारुल हरब है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है दारुल इस्लाम में। मतलब जो एक तरह से लैंड ऑफ इस्लामिज़्म होगी, और इसको मुशरक भी कहा जाता था उस समय। दारुल इस्लाम को मुशरक भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पर सैयद अहमद यहाँ ये चाहते हैं कि इंडिया में हमें क्या बनाना है, दारुल इस्लाम बनाना है। अब एग्ज़ैक्टली सैयद अहमद किसको फ़ॉलो करते थे? एक तो शाह वलीउल्लाह की जो अप्रोच थी, और एक साथ-साथ अब्दुल वहाब की अप्रोच थी। अब जैसे ही शाह वलीउल्लाह की डेथ होती है, उसके बाद ये कमांड जाती है, मतलब इमाम बनते हैं इनके बेटे, जिनका नाम है अब्दुल अज़ीज़। अब अब्दुल अज़ीज़ काफ़ी कंज़र्वेटिव सोच के थे, और एग्ज़ैक्टली यहाँ पर जिस सोच को सैयद अहमद
फॉलो कर रहे थे, उसी सोच को अब्दुल अजीज फॉलो करते हैं। तो अब्दुल अजीज यहाँ पर पहला फतवा जारी करते हैं और ये फतवा क्या था कि इंडिया में हमें क्या करना है, दारुल इस्लाम को फॉलो करवाना है लोगों से और जो काफिर्स हैं उनको हमें यहाँ पर मारना है, उनके अगेंस्ट हमें क्या करना है, जिहाद करना है। तो फाइनली यहाँ पर जिहाद टर्म हमें देखने को मिलती है। हालाँकि जिहाद के बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर जिहाद को इन्होंने इस अप्रोच के साथ स्टार्ट किया। वैसे जिहाद का मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो धर्म को लेकर लड़ाई होती है। अगर कभी ज़रूरत पड़े, तो आप धर्म के अगेंस्ट लड़ाई कर सकते हो। मतलब धर्म के फ़ेवर में, सॉरी अगेंस्ट नहीं, धर्म के फ़ेवर में होते हुए आप लड़ाई कर सकते हो। इस तरह से कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है जिहाद का। लेकिन यहाँ पर जिहाद को इन्होंने स्टार्ट करा जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम्स फेथ को नहीं मानते या इस्लामिज़्म को नहीं मानते। और सबसे पहले जो जिहाद स्टार्ट हुआ था वो सिख्स के अगेंस्ट हुआ था पंजाब वाले रीजन में और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुआ था बंगाल वाले रीजन में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और वहाबी मूवमेंट पीक पर था 1830 से लेकर 1860s में। ये 30 साल बहुत ज़्यादा पीक पे रहा और इस अप्रोच को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा ये मूवमेंट स्प्रेड होता हुआ दिखा। थोड़ा-सा हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब रूढ़वादी सोच तो हमें देखने को यहाँ पर मिल ही रही है। यहाँ पर ये क्या चाहते हैं, दारुल इस्लाम को एस्टेब्लिश करना। और धीरे-धीरे यहाँ पर सैयद अहमद कहते थे कि देखो, अगर हमें वहाबी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली चलना है और यहाँ पर इस्लामिज़्म को ही लोगों को फ़ॉलो करवाना है, तो हमें एक लीडर चाहिए होगा और लीडर तो ये थे ही और साथ-साथ हमें एक ऑर्गनाइज़ेशन। अगर आपको पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ वापस आते हैं सेशन में और आपने बस सेशन में ही ध्यान रखना है। तो पीछे जो भी नॉइज़ आ रही है उसको आपने इग्नोर करते हुए चलना है। तो यहाँ लीडर तो ये थे ही और एक ऑर्गनाइज़ेशन होना चाहिए। धीरे-धीरे इन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, जो लोकल लीडर्स हैं या फिर लोकल जो लोग हैं जो इनसे कनेक्ट कर रहे थे और जो वहाबी मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा सही मानते थे, उनको इन्होंने अपने साथ जोड़ा और एक ऑर्गेनाइज़ वे में इस वहाबी मूवमेंट को चलाना स्टार्ट करा। और धीरे-धीरे अगर हम देखें वहाबी मूवमेंट बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हुआ। जैसे पंजाब में, बिहार में, बंगाल में, तो पंजाब से लेकर बंगाल तक ये स्प्रेड हो चुका था और इनके 2 मेन बेस थे, एक तो बिहार में पटना और एक हरियाणा में एक जगह है सिथाना। ये एग्ज़ैक्टली आपको शायद पानीपत, सोनीपत के इन बिटवीन देखने को मिलेगी थाना। ये इनके मेन बेस हुआ करते थे। इनको लगता था कि एक लीडर सही होना चाहिए, एक ऑर्गनाइज़ेशन और एक सेफ टेरिटरी। मतलब अगर मान लो कि इन केस इस पूरे के पूरे मूवमेंट को अगर सप्रेस करवाने जो ताकतें हैं, अभी के लिए अपना दुश्मन मानते हैं किसको? सिख्स को और ब्रिटिशर्स को। ये लग जाएँगी तो हमारे पास सेफ टेरिटरी होनी चाहिए और अगर हम यहाँ पर सेफ टेरिटरी को नहीं बना पाए, तो ये मूवमेंट सप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये अप्रोच के साथ ये चल रहे थे और धीरे-धीरे अगर हम समझे सैयद अहमद मानते थे कि इंडिया में हमें इस्लामिज़्म को ही सभी को फ़ॉलो करवाना है और एग्ज़ैक्टली हम जब ऐसा कर देंगे तो उसके बाद हम खलीफ़ाज़ के अंडर सभी की सभी हुकूमत को यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। मतलब जो 4 खलीफ़ाज़ थे उनके अंडर हम यहाँ पर हुकूमत एस्टेब्लिश करेंगे और उसके बाद सक्सेसर हम देख लेंगे कि कौन होगा। वैसे ये अपने आप को ही सक्सेसर मानते थे और धीरे-धीरे इन्होंने पंजाब, बिहार, बंगाल यहाँ पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ इसको सेपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा-सा अगर हम शाह वलीउल्लाह के अप्रोच को समझें, देखो ये वैसे मैंने आपको बता ही दिया बट चलिए यहाँ पर हम थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मानते थे देखो इस्लामिज़्म जो है ना वो टू फोल्ड आइडियाज़ है। मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब के द्वारा जो हदीस लिखी गई है, वॉइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब कहा जाता है और कुरान माना जाता है रिलीजियस बुक, ठीक है? और ये अल्लाह की वॉइस मानी जाती है। इसी को ही हमें फॉलो करना है और इसी को फॉलो करने के लिए हमें यहाँ पर लोगों को बोलना होगा। और साथ-साथ ये मानते थे कि देखो सुन्नीज़, जो सुन्नीज़ हैं उनके 4 स्कूल्स हैं, मुस्लिम्स में काफ़ी सारे फ़ेथ हैं, सुन्नी, शिया फ़ेमस हैं तो आपने सुने भी होंगे। तो सुन्नीज़ के जो 4 स्कूल्स हैं, इनको हमें एक तरह से एक करना होगा। मतलब एक तरह से सभी को एक करना होगा, एक हार्मोनी वे में हमें यहाँ पर इन स्कूल्स को चलाना होगा। और ये इनकी अप्रोच थी। उसके बाद जैसे ही ये यहाँ पर इनके बाद इनके बेटे के पास जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉलिटिकल एंगल ले लेती है और काफ़ी रिजिड हो जाती है, ऐसे अगर आप समझो। इनिशियली ये मूवमेंट स्टार्ट करा गया था सिख्स के अगेंस्ट। अब यहाँ होता क्या है, सिख्स के साथ इनका एक वार भी होता है। ये पेशावर वाला रीजन कब्जा लेते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा पेशावर में इनके फॉलोवर हो जाते हैं, काफ़ी हद तक इनके कंट्रोल में चला जाता है ये रीजन और पंजाब में उस समय लॉयन ऑफ पंजाब रूल कर रहे थे महाराजा रणजीत सिंह जी और उनसे पंगा लेना तो ख़ैर यहाँ पर मैं समझूँगा कि इनके लिए सबसे खराब हुआ क्योंकि हुआ क्या पेशावर वाला रीजन जब इन्होंने कब्जा लिया, तो यहाँ इनकी बैटल हुई सिख्स के अगेंस्ट, बैटल ऑफ बालाकोट और इस बैटल में सैयद अहमद खान मारे गए।
और उसके बाद इस मूवमेंट में बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिले। सिख्स ने तो इनको खदेड़ दिया और ये चाहते थे कि हम सिख से बदला लें, लेकिन इनके पास एज़ सच कोई लीडर नहीं था। अभी एज़ सच कोई अप्रोच नहीं थी, क्योंकि जब तक महाराजा रणजीत सिंह रहेंगे तब तक तो ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब अनफॉर्चुनेटली महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है और धीरे-धीरे ये मूवमेंट सारा का सारा बिहार वाले रीजन में शिफ्ट हो जाता है। और फिर आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स ने पंजाब वाला रीजन कब्जाने के लिए यहाँ पर वार्स हमें देखने को मिली। और जब एंग्लो सिक्स वार होती है और जब सेकंड एंग्लो सिख वार चल रही होती है, तो उसके बाद सिख्स यहाँ पर पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स इस रीजन को अनेक्स कर लेते हैं और 1850s आते-आते ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया को ही कब्जा लेते हैं। अब ये जो मूवमेंट था, वहाबी मूवमेंट था, ये बिहार में और बंगाल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। अब सिख्स को पता था कि वहाबी मूवमेंट अगर इस तरह से स्प्रेड हुआ, तो इसको सप्रेस कराना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब 1857 का जब रिवोल्ट होता है और 1857 के रिवोल्ट में जो वहाबीज़ थे वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ पर स्प्रेड कर रहे थे एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स, मतलब ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही थे और ब्रिटिशर्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वहाबीज़ के वहाबीज़ के अगेंस्ट अगर ये कुछ भी करते थे तो बहुत ज़्यादा इनको मुशक्कत करनी पड़ती थी वहाबीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो पहले तो किसी तरीके से इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस्ड किया ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स ने जैसे ही सप्रेस किया, तो आपको पता है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलती है, मतलब लॉन्च नहीं, ऐसे समझ लो कि क्राउन रूल शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। और 1858 के बाद डायरेक्टली कंट्रोल चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास। पहले यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही होती है। अब जैसे ही ये जाता है तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि देखो, ये जो वहाबीज है ना, इनको सपोर्ट मिल सकती है रशिया से, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारी वहाबीज को मानने वाले लोग हैं, और साथ साथ अफगानिस्तान से। अगर यहाँ से इनको सपोर्ट मिल जाती है, तो सप्रेस्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले हमें वहाबीज़ को ही कंट्रोल में लेना होगा। तो इन्होंने वहाबीज़ के अगेंस्ट में जो भी वहाबीज़ लीडर हैं, उनके अगेंस्ट में एक ऑर्गेनाइज्ड सीरीज़ ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए। सभी वहाबीज़ लीडर को जेल में बंद करा गया। जो मेन मिलिट्री बेस थे सिठाना, बिहार में पटना, उसमें इन्होंने कंट्रोल कर लिया ब्रिटिशर्स ने। और धीरे-धीरे वहाबीज़ सप्रेस्ड हो गए और फिर इनके जो लीडर्स थे, उन पर ट्रायल चलाए गए। अम्बाला में ट्रायल चले 1864 में, पटना में ट्रायल चले 1865 में। ये इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन्स आएँगे ना, उनमें आपको यहाँ पर एग्ज़ैक्टली यही देखने को मिलेंगी टर्म्स। देन यहाँ पर ब्रिटिश मिलिट्री जो थी, उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस्ड ही कर दिया था। लेकिन 1870s में ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को सप्रेस तो कर दिया था, लेकिन 1890s तक हमें वहाबीज़ के कुछ छुट-पुट रिवोल्ट देखने को मिले। जो भी वहाबीज़ के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कुछ-कुछ रीजन में यहाँ पर छुट-पुट रिवोल्ट करे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी लीडर्स पे इन्होंने सेडिशन चार्जेस लगा दिए थे, आईपीसी की धाराएँ लगा दी थी और वहाबीज़ सप्रेस्ड कर दिए थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक वहाबी अप्रोच को फ़ॉलो करते थे, इनका नाम था तीतू मिर्ज़ और इनका ओरिजिनल नाम था मीर निथार अली। और यहाँ पर एग्ज़ैक्टली तीतू मिर ने क्या किया, देखो, बंगाल वाले रीजन में ना जो ज़मींदार्स हैं, ये मेनली हिंदू थे और एक छोटा-सा ग्रुप था मुस्लिम्स का, मतलब एक विलेज लगा लो आप या फिर एक रीजन लगा लो, वहाँ पर मुस्लिम्स ही रहते थे। और वो मेनली पीजेंट थे, मतलब फार्मर्स थे। अब ये जो ज़मींदार थे, पीजेंट्स पर अत्याचार तो करते ही थे, जैसे हमने सोशल रिफॉर्म्स मैंने आपको काफ़ी डिटेल बताया हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री हमने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में कवर की हुई है। तो ज़मींदार अत्याचार तो करते ही थे पीजेंट्स पर और इनको सपोर्ट थी ब्रिटिशर्स की और साथ-साथ यूरोपियन प्लांटर्स दुखी कर रहे थे। तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पर फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे और साथ-साथ ज़मींदार्स ने क्या किया, जो मुस्लिम्स फ़ेथ को मानने वाले लोग थे, उनकी बियर्ड के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब देखो, अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, फार्मर्स पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, लोग यहाँ पर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन रिलीजियस पर्पस पे अगर आप छेड़खानी करोगे और रिलीजियस वे में अगर आप यहाँ पर लोगों को परेशान करोगे, तो डेफिनेटली गुस्सा निकलेगा। और जो यहाँ पर सभी के सभी ट्राइबल एरिया, मतलब जो ये एरिया था, और उसके एक लीडर निकल कर आते हैं जिनका नाम था तीतू मीर। और तीतू मीर ने यहाँ पर बहुत सारे ज़मींदार्स को मारना शुरू करा, खदेड़ना शुरू करा। फिर अल्टीमेटली यहाँ पर जो तीतू मीर है, उनको भी सप्रेस्ड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मूवमेंट कहाँ हुआ था? बंगाल वाले रीजन में हुआ था। तो आज के सेशन में हमने ये समझा कि वहाबी मूवमेंट क्या है और वहाबी मूवमेंट को किस तरह से
ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल में लिया था और सबसे पहले ये मूवमेंट किसके एंगेज था? सिख्स के एंगेज था और ब्रिटिशर्स जो बंगाल वाले रीजन में रूल कर रहे थे उनके एंगेज था। अब देखिए वहाबी मूवमेंट जो है ना, ये एक तरह से क्या है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। मतलब एक तरह से एक रूढ़वादी सोच है और ये रूढ़वादी सोच हमें हर धर्म में देखने को मिली है और यहाँ पर हर धर्म में ऐसे रिवाइवलिस्ट ग्रुप थे जो चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं का ही धर्म फॉलो हो। अब वहाबी मूवमेंट को आज भी लोग फॉलो करते हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कट्टरवाद है। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हम समझें तो जिहाद वाला जो कांसेप्ट है वो एक तरह से इसको काफ़ी ज़्यादा कंज़र्वेटिव एक रूढ़वादी सोच में बदल देता है इस पूरे के पूरे मूवमेंट को। और आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, वो आपने याद रखने हैं और जो ये नोट्स में लिखे हुए हैं पॉइंट्स वो आपने देख लेने हैं और इससे बाहर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे सेशन में और समझेंगे किसी और दूसरे मूवमेंट को या फिर यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री से कोई टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, कोविड के केसेस बहुत आ रहे हैं, ज़रूरत हो तभी बाहर जाइए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।